मॉर्निंग। तो देखिए हम लोग अपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में कुछ टॉपिक रह गए हैं। पहले एक बार मैं उनको लिस्ट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या रह गया पढ़ने के लिए। तो एक तो देखो मैंने डेंसिटी लिखी दी है। दूसरा अपने इसमें जो पढ़ने के लिए रह गया है, ठीक ना, वो है तुम्हारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक ना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये वाला टॉपिक अपने को करना है अभी, और इसको हम लोग अभी लास्ट में करेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक ना। और तीसरा जो टॉपिक अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ SF, एंड राउंड ऑफ टेक्निक ROT, ठीक है ना। ये 3 टॉपिक हो गए। और फोर्थ टॉपिक अपने को पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी मोल कॉन्सेप्ट जो है इक्विलिब्रियम या लिक्विड वाला जो भी है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है ना, ये टॉपिक हो गए। और एक टॉपिक और है अपने पास, इसको हम लोग बोलेंगे एडियोमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है ना। तो इतना अभी अपने को टॉपिक एडियोमेट्रिक एनालिसिस, और एक छोटा सा भी टॉपिक पढ़ना है तो उसका नाम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना। तो ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, तो इसको ऐसे ऑर्डर में पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं डेंसिटी पढ़ाता हूँ आपको, और फिर उसके बाद हम लोग ये और सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो डेंसिटी देखो आप बचपन से सीखते चले आए। डेंसिटी एक्चुअली में अगर देखेंगे तो डेंसिटी से मैं बोलूँ कि ये एक पार्टिकल है और एक मैटर कोई है, मान लो, ठीक है ना, एक मैटर है और इस मैटर के पार्टिकल ऐसे अरेंज हैं। और दूसरा मैं अगर बात बोलूँ, एक मैटर और वही उसी टाइप का कोई दूसरा मैटर है, मान लो ये अलग मैटर है, ये दूसरा मैटर है, उसमें जो मैटर का अरेंजमेंट है वो ऐसा अरेंजमेंट है। और एक मैटर और अपने पास है, ठीक ना, उसमें जो है आप देखिए मैटर का अरेंजमेंट ऐसा है। तो मैं तुमसे बोलूँ डेंसिटी किसमें अच्छी है, तो आप बोलेंगे सर इसमें डेंसिटी अच्छी है। अब मैं फिर बोलूँ कि डेंसिटी अच्छी क्यों है, तो आप बोलेंगे देखो मॉलिक्यूल क्या है, क्लोज है ना, देखो मॉलिक्यूल क्या है, बहुत क्लोज है। तो डेंसिटी अच्छी होने का मतलब ये होता है कि इनकी जो पैकिंग है ना वो अच्छी है। तो मतलब डेंसिटी एक्चुअली में देखोगे तो आपका क्या बताता है, पैकिंग ऑफ द मैटर्स, ठीक ना। जिस भी मैटर की पैकिंग अच्छी होगी उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई। फिर एक चीज और देखते हैं, ये तो मतलब सिंपल से डेफिनेशन हो गई जो आपको दिमाग में आ गया कि डेंसिटी एक्चुअली में क्या है, वो जो मैटर है उनकी पैकिंग होती है, ठीक है ना। ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या करना है, हमें सीखना है एक्चुअली में डेंसिटी का, ठीक ना, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसकी बात हमको करनी है। तो देखो हमें एक्चुअली में जो डेंसिटी के बारे में पढ़ना है वो तो आपको मैंने थोड़ी बहुत बताई थी। इसका एक्चुअली में अपने को सीखना है कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे मेजर किया जाए, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड मेजर करने का जो तरीका है उसको हम लोग देखते हैं। बचपन से देखो ये फार्मूला सुनते चले आ रहे होंगे, याद करेंगे, मास इक्वल टू क्या होता है, ठीक है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये फार्मूला तो सबको पता है। मास इक्वल टू क्या होता है, देखो वॉल्यूम इनटू क्या होता है, डेंसिटी, ठीक है ना। शॉर्ट में करके अगर याद किया जाए तो मास को हम लोग एम बोलते हैं, वॉल्यूम को D से लिखते हैं, और डेंसिटी को D लिख दिया जाए। तो ये देखो फार्मूला बन गया अपना, ठीक ना, माता वैष्णो देवी। तो हमें यहाँ से देखो डेंसिटी बताना है। तो यहाँ से डेंसिटी अगर मुझे बताना है तो डेंसिटी देखो क्या हो जाएगा, मास, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, देखो वॉल्यूम। तो अब आपको अच्छे से पता है, अगर आपको कोई डेफिनेशन लिखनी हो तो जो डिनोमिनेटर है उसको क्या मान लेते हैं, यूनिटी। जो भी डिनोमिनेटर है उसको हम लोग जो है क्या मान लेते हैं, यूनिटी। अच्छे से याद रखो। तो अगर मैं डेंसिटी की डेफिनेशन बोलूं तो डेंसिटी, अब मान लो कुछ वॉल्यूम तुम ले लो, ठीक है, मान लो बोलूं कि जो है आपका वॉल्यूम आपका 1 लीटर है, ठीक है ना। तो डेंसिटी की डेफिनेशन अगर देखो ध्यान से, तो डेंसिटी एक्चुअली में अगर मान लो यहाँ पे मैं बोलूं इफ V इक्वल टू मान लो 1 लीटर, ठीक है ना, V इक्वल टू 1 लीटर, तो आप देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास, ठीक है ना। अब मास को, ठीक है, अब वॉल्यूम को कई सारे मेजर करने के तरीके हैं। अब वॉल्यूम अगर लीटर में लूंगा, मान लो कोई एक सिस्टम में लिया जाए, जो भी CGS MPS जो भी आप समझते हैं, तो मास को चाहो तो मैं ग्राम में ले लूं, मास को चाहो तो मैं किलोग्राम में ले लूं, बहुत सारी यूनिट होती है, आपको अच्छे से पता है। मास को चाहो तो मैं पाउंड्स में ले लूं, जो भी बहुत सारी यूनिट हैं। तो हम लोग सिंपल सा बोलते हैं, देखो जरा ध्यान से, डेंसिटी एक्चुअली में क्या होता है, मास, मैं वॉल्यूम लीटर ना बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डेंसिटी क्या होती है, मास के इक्वल होती है फॉर यूनिट वॉल्यूम। ये बात सबसे अच्छी रहेगी। डेंसिटी किसके बराबर होती है, देखो मास के बराबर, बस वॉल्यूम को क्या कर दिया जाए, यूनिटी कर दिया जाए, ठीक है ना। तो यानी सिंपल से इसकी जो डेफिनेशन क्या होगी, देखो जरा ध्यान से, डेंसिटी क्या होती है, यानी इसकी डेफिनेशन अगर लिखा जाए स्टार बना के, तो डेंसिटी इज द मास, ठीक है ना, यहीं से याद रखते रहना। डेंसिटी इज द मास, डेंसिटी इज द मास
सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक ना। अब इसकी यूनिट तो बहुत सारी हो सकती है, तो हम लोग यहीं से देखो याद रखते रहना, ये फार्मूला से साइड में लिख लेना तो तुम्हें भूलेगा नहीं। तो ये देखो मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम को 1 कर दो तो डेंसिटी किसके बराबर हो गई, देखो मास के बराबर, ठीक है ना। तो ये है डेंसिटी को लर्न करने का तरीका, जो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, ठीक ना, सिंपल सी लाइन। फिर अगला देखो ध्यान से, अब डेंसिटी की हम लोग अगर पहले वहां से फार्मूला लिख दिया जाए तो दैट इज, अगर मैं डेंसिटी का फार्मूला लिखूं दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू, आप देखिए क्या हो जाएगा, मास और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है ना। अब इसकी यूनिट की बात हम लोग करते हैं, तो एक यूनिट देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं वेट को, मास को ग्राम में मेजर कर लूं तो, और वॉल्यूम को लीटर में मेजर कर लूं तो क्या हो गया, देखो ग्राम पर लीटर। अब मान लो अगर मैं जो है मास को ग्राम में रहने दूं और वॉल्यूम को मिलीलीटर में ले लूं तो क्या हो जाएगा, ग्राम पर मिलीलीटर। और देखो यूनिट क्या हो जाएगा, अगर मैं मास को किलोग्राम में ले लूं और डेंसिटी को मिलीलीटर में ले लूं तो देखो क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मिलीलीटर। तो इस टाइप की मैं बहुत सारी यूनिट इसको जो है बना सकता हूं कि आपका जो है डेंसिटी का यूनिट क्या होने वाला है। अब आपसे पूछे कि जरा एसआई यूनिट बताइए इसका, ठीक है, जैसे तुमसे बोले कि आप जरा एसआई यूनिट बताइए, ठीक ना, एसआई यूनिट बताइए जरा, ठीक है। ये कौन सा यूनिट हो गया, अगर देखो ध्यान से तो ग्राम पर मिलीलीटर, यानी ये सीजीएस यूनिट हो गई है ना। फिजिक्स में आप सीखेंगे एमकेएस एसआई ये सब तो वहां देखा जाएगा। अब इसकी जो एसआई यूनिट है, अब एसआई यूनिट में अगर मैं डेंसिटी का यूनिट बोलूं तो ये देखो क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और आपको पता है एसआई यूनिट में डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, मीटर से, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये अच्छे से दिमाग में आप रखे रहिएगा। अब देखना डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं ताकि और अच्छे से चीजें समझ में आए। अब देखना ध्यान से एक पॉइंट और, कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी जो होता है, ठीक ना, कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी इज इंटायरली सेम, मतलब लगभग सेम होता है। मैं तुम्हें समझाना ज्यादा अच्छा समझाएगा। जैसे देखो मैंने तुमसे बोला था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये मान लो तुम्हारा सॉलिड वाला मैटर था। जो लिक्विड वाले पार्टिकल हैं वो थोड़े दूर होते हैं, और जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो देखो फ्रीली मूव करते हैं, बहुत ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। तो क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट है सॉलिड और लिक्विड का ये लगभग सेम होता है, ठीक है ना। लेकिन जो लिक्विड, जो गैसेस की डेंसिटी होती है, इसका कॉन्सेप्ट अब जो है सॉलिड लिक्विड से इंटायरली डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो एक वर्ड यहाँ पे याद रखे रहना, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ऐसे लिख देता हूं मैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, याद रखे रहना। लिक्विड आर क्वाइट सिमिलर, इनमें सिमिलरिटी होती है, क्वाइट सिमिलर, बट सो डेंसिटी ऑफ, इसको याद रखे रहना, बट डेंसिटी ऑफ गैसेस, डेंसिटी या कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैसेस ऐसे लिखा जाए, बट कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैसेस, ठीक है ना, इज इंटायरली डिफरेंट। अच्छे से याद रखे रहना, ये लाइन आपसे कभी भी पूछ भी सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड और लिक्विड का डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग सेम होता है, ठीक है ना, मतलब क्वाइट सिमिलर, बहुत कम डिफरेंस होता है, ठीक है, क्योंकि देखो पैकिंग में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्ट डेंसिटी गैसेस की बात करूं तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो सॉलिड और लिक्विड के लिए, मतलब जो होती है कॉन्सेप्ट उससे इंटायरली डिफरेंट होता है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं, यानी अगर मुझे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ने के अपने पास दो तरीके हो गए। एक तो डेंसिटी हम लोग किसकी पढ़ेंगे, सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी पढ़ेंगे, और एक डेंसिटी हम लोग किसकी पढ़ लेंगे, गैसेस की, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं डेंसिटी किसकी, सॉलिड और लिक्विड की, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ हेडिंग यहाँ हम बना दें, देखना ध्यान से, डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी एक साथ पढ़ेंगे और गैसेस की डेंसिटी इससे अलग ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो हम जो डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड की पढ़ते हैं तो ये हमेशा याद रखे रहिएगा, डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक ना, वो दो टाइप की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट और एक क्या होती है, रिलेटिव। मतलब ओवरऑल डेंसिटी के दो ही टाइप हैं, एक तो होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी। मैं तुम्हें जैसे एग्जांपल से समझाऊं तो ज्यादा अच्छी बात आएगा। जैसे ये देखो आपका जो है डस्टर है, अब इसके क्लोजनेस आप देख लीजिए तो आपको नजर आ रहे होंगे कि इसके पार्टिकल जो है देखिए बहुत पास हैं। लेकिन अगर मैं वाटर ले लूं, है ना, तो वाटर देखो फ्लो कर रहा है, मतलब इसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो गए। तो अब मैं क्या करूं, देखो
ये जो इसमें मैं क्लोजनेस बता रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, देखो इस वाटर का जो पार्टिकल है उसकी क्लोजनेस के रिस्पेक्ट में, तो इसको बोलेंगे, ये इससे रिलेट करके बता रहा हूँ, इसको बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। और इसका अगर एब्सोल्यूट मेजरमेंट में जो है कर लिया जाए कि भाई इसका कितना क्लोजनेस है पार्टिकल का, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो अगर मैं डेंसिटी को बनाना शुरू करूँ कि भाई डेंसिटी का कॉन्सेप्ट किसके किसके लिए, तो डेंसिटी ऑफ, देखो जरा ध्यान से, सॉलिड एंड लिक्विड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी अगर हम लोग देखेंगे तो इन दोनों के लिए डेंसिटी देखो एक जो है, दोनों के लिए कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। तो ये जो सॉलिड और लिक्विड की जो डेंसिटी होती है, मतलब ये डेंसिटी का कॉन्सेप्ट दो पार्ट में जो है क्लासिफाई हो जाएगा। एक डेंसिटी हो जाएगी सॉलिड और लिक्विड की एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक डेंसिटी हो गई तुम्हारी एब्सोल्यूट डेंसिटी, और जो दूसरी डेंसिटी हो गई, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये हो गया तुम्हारा देखो रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है ना। तो अच्छे से ये बात दिमाग में रखे रहना, रिलेटिव डेंसिटी। अब इसमें और चीजें आएंगी, वो अपने को और अच्छे से दिमाग में आना चाहिए। तो देखना ध्यान से, एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी में क्या डिफरेंस है। तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया, जब भी डेंसिटी किसी के रिस्पेक्ट में बताएंगे तब उसको बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी, और जब एब्सोल्यूट मेजर कर लेंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो जो एब्सोल्यूट डेंसिटी मेजर करना है एकदम आसान सा है, डेंसिटी एब्सोल्यूट का जो फार्मूला है उसी वाले फार्मूले से जो अभी आपने लिखा था, वो फार्मूला क्या था, माता वैष्णो देवी। तो यहाँ से डी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो सिंपल सा जो फार्मूला है डेंसिटी एब्सोल्यूट, अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो डेंसिटी एब्सोल्यूट देखो क्या हो गया, मास, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, देखो वॉल्यूम। जो भी मैटर है तुम्हारे पास, ठीक है ना, जो भी मैटर तुम्हारे पास है उसका एब्सोल्यूट मास। अब देखो मास ऑफ, ठीक है ना, किसके किसके लिए, देखो सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि डेंसिटी किसकी है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और यहाँ से क्या लिख दे रहा हूँ, देखो लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड लिख दिया जाए, ठीक है, एंड सॉलिड, और डिवाइडेड बाय देखो वॉल्यूम। तो ये जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं ये होता है आपका उस मैटर यानी सॉलिड और लिक्विड का क्या हो गया, एब्सोल्यूट डेंसिटी। और यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट अगर मास ग्राम में है, ठीक ना, वॉल्यूम लीटर में है तो ग्राम पर लीटर है ना, मिलीलीटर में अगर वॉल्यूम है तो डेंसिटी क्या होगी, ग्राम पर मिलीलीटर, बाकी आप जानते ही हैं। अगला हम लोग देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी देखो क्या करना है, हमें डेंसिटी को किसी के रिस्पेक्ट में रिलेट करके बताना है। तो हम लोग करते क्या है, डेंसिटी जब बताते हैं तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक ना, कोई भी सब्सटेंस मान लो कैपिटल ए है, इसका मान लो पैकिंग ऐसा ऐसा है, इसके मान लो पार्टिकल ऐसे ऐसे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी पैकिंग को किसी से रिलेट करेंगे। तो जो यहाँ हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के लिए, रिलेटिव मतलब कोई ना कोई हमें क्या लेना है, रेफरेंस लेना है, कोई ना कोई हमें क्या लेना है, रेफरेंस लेना है। तो रिलेटिव डेंसिटी के जो हम लोग रेफरेंस लेते हैं वो रेफरेंस होता है वाटर, वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या रेफरेंस हम लोग लेते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर, अच्छे से याद रखे रहना। तो सिंपल सा अगर मैं देखो इसको और अच्छे से फार्मूले बनाऊं तो रिलेटिव डेंसिटी का देखो फार्मूला क्या हो गया, यानी डेंसिटी और यहाँ वर्ड में जोड़ दूं क्या, देखो रिलेटिव, याद रखते रहना ये। तो डेंसिटी रिलेटिव अगर मुझे बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो भी तुम्हारा सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो भी आपको दिया है, ठीक ना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मान लो हमने लिख दिया ग्राम पर मिलीलीटर में मैंने ले लिया, डिवाइडेड बाय रेफरेंस लेना है, रेफरेंस किसको लेना है, वाटर का। देखना ध्यान से, डेंसिटी ऑफ H2O, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये भी याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यूनिट यहाँ भी जो लेंगे हम लोग किसमें लेंगे, ग्राम पर मिलीलीटर में, मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए, अच्छे से याद रखे रहना, ठीक है ना। ग्राम पर मिलीलीटर में अगर लिया तो डेंसिटी ऑफ वाटर भी लेना है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ग्राम पर मिलीलीटर पे। अब देखना ध्यान से, बड़ी अच्छी बात यहाँ मिली, तो दोनों देखो ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो क्या होती है, यूनिट लेस होता है, और जो एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है उसकी क्या होती है, यूनिट होती है। तो तुमसे क्वेश्चन अगर पूछे ऐसे दे देगा डेंसिटी ऑफ मैटर इज, है ना, 1.2, यूनिट कुछ भी नहीं बोल रहा है तो मतलब वो डेंसिटी कौन सी है, रिलेटिव, और अगर यूनिट दे दे रहा है तो डेंसिटी कौन सी हो गई, एब्सोल्यूट, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, यहाँ एक चीज पढ़ लिया जाए। अब क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि हमने डेंसिटी रेफरेंस वाटर ही क्यों लिया, और वाटर अगर लिया
तो सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों लिया है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग रेफरेंस क्यों डेंसिटी का लेते हैं, इसके लिए ये ग्राफ याद रखो, ठीक ना। यहाँ देखो ये डेंसिटी है वाटर का और इधर मान लो टेम्परेचर है। तो जब हम लोग डेंसिटी वाटर का, ठीक ना, और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो होता है क्या है, जो डेंसिटी वाटर की होती है ये पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक तो बढ़ती है और उसके बाद क्या होता है, घटते घटते ये घटती चली जाती है। तो यही वो रीजन है, ठीक ना। यहाँ पे देखना 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है, जिसमें आप देखना वाटर की जो डेंसिटी होती है, ये डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। इसीलिए हम लोग जो है रेफरेंस क्या लेते हैं, ठीक ना, वाटर लेते हैं और आपको ज्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये है अपना कॉन्सेप्ट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड और रिलेटिव एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ सॉलिड। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए जरा हम लोग सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी पे ये तो मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं, ठीक ना। एक तो होमवर्क दे दिया जाए, तो पहला वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है ना। अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और दूसरे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। अगले क्लास में इसका आंसर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है, और डिस्कस भी कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 1 लीटर वाटर वेपर है, डेंसिटी 0.006 ग्राम पर मिलीलीटर। डेटा एक बार मैच कर लिया जाए, 0.006 ग्राम पर मिलीलीटर और फाइंड द वॉल्यूम तुम्हें बताना है ना। और आपको देखो डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसकी डेंसिटी इतनी है, फॉर्म्ड बाय कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ वाटर, ये अपने को बताना है। तो अब देखना ध्यान से, क्या है कि तुम्हारे पास 1 लीटर वाटर वेपर है, ध्यान से देखना, 1 लीटर H2O वेपर है और इस वेपर को ये मान लो वेपर का कंटेनर में, ठीक है ना, और इसको कंडेंस कर दिया गया, देखना ध्यान से, कंडेंस करके, ठीक है ना, कंडेंस करके आप देखो जरा ध्यान से, जब इसका कंडेंसेशन हुआ तो यहाँ से क्या बन गया देखो, ठीक ना। वॉल्यूम तुम्हें बताना है वाटर का, कितना वॉल्यूम वाटर बन जाएगा, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा ये बताना है। और इस वाटर की जो डेंसिटी है वो है तुम्हारा 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो बच्चे से देखो वाटर वेपर जो है, ठीक ना, इसका जो डेंसिटी है, वाटर जो वेपर के फॉर्म में है, इसकी जो डेंसिटी है ये दे रखा है और ये डेंसिटी कितनी है, 0.006 ग्राम पर मिलीलीटर। अच्छे से ये दिमाग में बैठ गया होगा। तो अब देखो क्या होगा कि भाई जितना ग्राम वेपर है उतने ग्राम तुम्हारा ये वाटर बनने वाला है, इससे ज्यादा तो बन नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो मास है ये निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ वेपर, ठीक है ना, इक्वल टू, अब देखना जितना इसका मास होगा तो मास क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम किसका, वेपर का, वॉल्यूम ऑफ वेपर इनटू डेंसिटी किसकी हो जाएगी, देखो वेपर की। अब सारा फार्मूला में रख दिया जाए तो वेपर का जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, वो तुम्हें दे रखा है देखो 1 लीटर। तो डेंसिटी देखो ग्राम पर मिलीलीटर में है, तो लीटर को पहले हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, मिलीलीटर में। तो 1000 हो गया तुम्हारा, देखो ये कितना हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया इनटू डेंसिटी, देखो कितना है, डेंसिटी तुम्हें नहीं उल्टा मैंने लिख दिया, इतना वॉल्यूम देखो ध्यान से। तो वॉल्यूम तुम्हें 1 लीटर दे रखा है तो सही है, और डेंसिटी कितनी दे रखी है, देखो 0.06 ग्राम पर मिलीलीटर। ये देखो क्या हो गया 0.006 और ये हो गया ग्राम, और पर देखो कितना हो गया मिलीलीटर, मिलीलीटर कैंसिल हो गया और इसको अगर सॉल्व कर लो ये कितना हो जाएगा 0. ठीक है ना, इतना ग्राम देखो हो गया ये 0.6 ग्राम, ठीक है ना। इतना ग्राम यानी वाटर, जो वाटर वेपर था वो आके कंडेंस होकर वाटर बना लेगा। तो अब देखना यानी मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि जो मास ऑफ H2O लिक्विड बना, देखना ध्यान से, मास ऑफ H2O लिक्विड अगर तुमसे मैं पूछूं, इधर वेपर था और ये जो है वाटर का क्या बन गया है देखो लिक्विड। तो मास ऑफ वाटर लिक्विड अगर निकालूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा 0.6 ग्राम। इसकी डेंसिटी पता चल गई है तो आपको अच्छे से पता वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बस देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, सब पता है। मास कितना है 0.6 और डेंसिटी कितनी है देखो 1 ग्राम पर मिलीलीटर, मिलीलीटर ऊपर भाग गया तो कितना हो गया देखो 0.6 मिलीलीटर तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आई होप ये आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, एक बार घर पे जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है ना। आगे अगली क्लास में इसको मैं जो है डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी हमने पढ़ी और किसके किसके लिए देखो, सॉलिड और लिक्विड के लिए, ठीक है ना।
तो जो सॉलिड लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड की थी वो दो टाइप में हुई थी, एक हुआ था रिलेटिव डेंसिटी और एक क्या हुई थी आपकी एब्सोल्यूट डेंसिटी। ठीक है ना। एक बात और याद रखे रहिएगा, ठीक है ना, हमेशा याद रखो, देखना ध्यान से, जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड है इसको नोट करके लिख दिया जाए। ठीक है ना। तो नोट में एक पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, जो रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड की होती है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो होती है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर आल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है ना। अच्छे से याद रखते रहना, अपने को इसका भी काम पड़ेगा। ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी अच्छे से दिमाग में ये बैठा लीजिए कि ये क्या होता है। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है ना। तो एक्चुअली मैं आगे जब आपको एटॉमिक वेट पढ़ाऊंगा तो एटॉमिक वेट मेजर करने के लिए एक तरीका बताऊंगा जिसको बोलते हैं ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट रूल। ठीक है ना। तो अब ये पॉइंट हो गया नोट में, तो एक स्टार बना के वो भी नोट ही कर दिया जाए, आगे इसको डिटेल में बताऊंगा तुम्हें। तो ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट रूल है ना, न्यूमेरिकल में एससी वर्मा, आप जो है आपकी एससी वर्मा बोल रहा हूँ, जब भी हम आरसीएम बनाएंगे तो आपको जो है ये मिलेगा ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट रूल, उसमें एटॉमिक वेट वाले चैप्टर में ये रूल आपको मिलता है। ठीक है ना। तो सिंपल सा है, देखो ध्यान से, आपका जो भी सब्सटेंस हो ना उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जो तुम्हारा सब्सटेंस का एटॉमिक वेट होता है, ठीक ना, ये अप्रोक्सीमेट, ये एटॉमिक वेट क्या होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन अप्रोक्सीमेटली 6.4 के बराबर होता है। ठीक है। इसको अच्छे से याद रखते रहिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी और एटॉमिक वेट की जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसके बराबर होता है, 6.4 के बराबर। अब यहाँ से देखो, अगर तुम एटॉमिक वेट जो ये सॉल्व कर रहे हो ना, यहाँ पे ये जो एटॉमिक वेट अगर तुम यहाँ से सॉल्व कर लो तो इस एटॉमिक वेट को हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट। क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट। याद हो गया होगा, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट है ये। ठीक है। तो कभी कभी तुमसे अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट एटॉमिक वेट भी पूछा करता है, तो हम लोग वहां पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी से आप याद रख रहिएगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, आई वाज सेइंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ऐसे लिख लीजिए दोनों एक साथ में, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए रूल याद रखिएगा, ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट रूल, जिसमें क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और एटॉमिक वेट का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, 6.4 के बराबर। ठीक है ना। ये याद रखते रहना, ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल है ये। ठीक है ना। यहाँ ऐसे स्टार बना के लिख लो, इसको मैं डीपी रूल बोलता हूँ, इसे याद रखो। ये कौन सा रूल है, देखो ये है डीपी रूल। ठीक है ना। तो ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल देखना ध्यान से, ठीक है, किसके लिए नहीं लगाएंगे, ऐसे पूछता आपसे 3-4 एलिमेंट लेगा, बोलेगा ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल किसके लिए नहीं लगेगा, तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ सॉलिड लिक्विड के लगेगा, है ना, और बाकी कोई गैसेस वैसेस के लिए नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना। देखो डीपी रूल जो होता है यानी ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल, नॉट एप्लीकेबल फॉर, अच्छे से को याद रखिए, नॉट एप्लीकेबल फॉर, ठीक है ना, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बड़ा सा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखे रहिएगा, बेरिलियम, क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा है इसलिए आपसे पूछ सकता है। ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, ठीक है ना, ऐसे याद रखेंगे, बेरिलियम, ठीक है ना, बोरॉन, ठीक है, और में कार्बन और सिलिकॉन। ठीक है ना। अच्छे से याद रखते रहना, ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये 4 एलिमेंट है। ठीक है ना। वो क्या है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, इनके लिए ये वाला फार्मूला लगता ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये अपना मतलब सब, और बाकी सारे एलिमेंट के लिए लगता है ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल, बस किसके लिए नहीं लगता है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन के लिए। डीपी रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन। डीपी रूल होता है क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू एटॉमिक वेट अप्रोक्सीमेट, है ना, का मल्टीप्ली, एटॉमिक वेट का मल्टीप्लिकेशन अप्रोक्सीमेटली 6.4 के बराबर होता है। इसीलिए अगर मान लो इस फार्मूले से तुम एटॉमिक वेट निकालो तो जो एटॉमिक वेट मिलता है वो क्या होता है तुम्हारा, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट, है ना। डीपी रूल नहीं लगाएंगे, किसके लिए, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन। इसको ऐसे याद रखो, ये देखो क्या है, बे है, और ये देखो तुम्हारा बी है ना, बे बी, और सी से याद कर लो तुम, देखो कैटरीना है ना, और सी से याद कर लो, ऐसा ही से मान लो तुम्हारी शिल्पा है ना। तो ऐसे दिमाग में बैठा रहे, कैसे देखो डीपी नहीं लगाएंगे, है ना,
बेबी कैटरीना सिल्पा की, ठीक है ना। तो आपको दिमाग में ये बैठ जाएगा। डीपी आप जानते हैं ना, जहाँ लगाते हैं आपको अच्छे से पता है। तो डीपी नहीं लगाएंगे, बेबी कैटरीना सिल्पा की। बस अब आपसे ऑप्शन पूछेगा, ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल इज नॉट एप्लीकेबल, 4 ऑप्शन देगा ना, उसमें बस इसमें कोई एक एलिमेंट दिखेगा तो सिंगल करेक्ट में कोई एक एलिमेंट दिखेगा, मोर देन वन में कोई 2 एलिमेंट दिखेंगे, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, ये हुआ सॉलिड और जो है लिक्विड की डेंसिटी के लिए पूरी बातें, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं डेंसिटी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ गैसेस, फिर वही कहानी मैंने बोला, डेंसिटी को मेनली 2 पार्ट में ही क्लासिफाई करेंगे, एक है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक है तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है ना। तो कैसे इसको पढ़ा जाए, इसको भी हम लोग थोड़ा देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला हम लोग हेडिंग बनाते हैं डेंसिटी ऑफ गैसेस, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ गैसेस। तो आप देखो मैंने क्या बोला था, याद करिए, इस कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर क्वाइट सिमिलर, बट कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी क्या है, इंटायरली डिफरेंट होता है। अब इंटायरली डिफरेंट है, तो इंटायरली डिफरेंट है तो कैसे इसको पढ़ा जाए, इसकी कहानी हम लोग देखते हैं। तो डेंसिटी ऑफ गैसेस जो होती है, ये भी 2 टाइप की हो जाएगी, देखना ध्यान से। एक क्या हो जाएगा डेंसिटी इसकी, देखो एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ गैस, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ गैस, और दूसरा क्या हो जाएगा, देखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस। खूब अच्छे से देखते रहिएगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस कैसे हम लोग मेजर करेंगे, ध्यान से देखना। तो इसमें मैं हेडिंग बना के लिख देता हूं, ठीक ना। तो फर्स्ट हेडिंग है इसमें तुम्हारा एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक ना, एब्सोल्यूट, क्योंकि कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा पढ़ना है यहाँ पे, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ गैसेस, ठीक है ना, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ गैसेस। तो गैसेस की एब्सोल्यूट डेंसिटी हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इसकी बात पहले कर ली जाए। तो देखो तुमको मैंने आइडियल गैस इक्वेशन से बताया था, आप याद करिए, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी अगर मुझे बताना है तो पहले तो एक सिंपल सा फार्मूला लिख दिया जाए। डेंसिटी अगर मान लो एब्सोल्यूट मुझे बताना है, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी का फार्मूला वही है, कैसा है तुम्हारा, देखो मास ऑफ गैस लेना है, ठीक है ना, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, आपको क्या कर देना है, देखो वॉल्यूम जो भी है तुम्हारा, है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस। ये तो एक फार्मूला हो गया, ठीक है ना, जिससे हम लोग कोई भी एब्सोल्यूट मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी की डेफिनेशन ही है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। तो मास ऑफ गैस ले लो, है ना, और उसको जो है उसी के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, एब्सोल्यूट डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक ना। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। अब मान लो अगर ये जो गैस है वो आइडियल गैस हो जाए, मतलब तुमसे पूछे डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस कैसे मेजर करेंगे, तो फॉर आइडियल गैसेस, देखना ध्यान से, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है। तो फॉर आइडियल गैसेस आप अच्छे जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन में देखो पीछे के लेक्चर में बता रखा हूँ आपको, PV क्या होता है, nRT, पलट दीजिएगा लेक्चर में आपको मिल जाएगा। PV क्या हो जाएगा, nRT। ये है आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहाँ से देखो हमें अच्छे से पता है, अगर मान लो हम लोग जो है, हमें क्या बताना है, ध्यान से देखो, हमें बताना है डेंसिटी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, देखना ध्यान से, यहाँ से प्रेशर इधर रहने देते हैं और इधर में ध्यान से देखना, ये मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर देता हूं मैं, और इनटू इधर से देखो क्या हो गया तुम्हारा RT। अब देखना ध्यान से, ठीक है ना, खूब अच्छे देखते रहिए। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, सिंस जो मोल होता है, मोल को हम लोग देखो वेट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मोल क्या होता है, देखो वेट ऑफ गैस जो भी रहेगा, वेट ऑफ गैस, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, अच्छे से याद रखते रहिएगा, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, ऑफ गैस, या मोलर मास ऑफ गैस ऐसा लिखूं, क्योंकि गैस मोनोटॉमिक भी तो होती है, इसलिए क्या लिखा जाए, देखो मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा मोल का फार्मूला। अब एक काम करता हूं, जो वेट है, ठीक ना, इसको मान लेता हूं W, जो वेट ऑफ गैस है इसको क्या मान लेता हूं W, और जो मोलर मास है इसको मान लेता हूं कैपिटल M। याद रखे रहना, ये मैंने एज्यूम किया है, इसका वेट है W ग्राम, इसका जो मोलर मास है वो है तुम्हारा कैपिटल M के बराबर। तो अब यानी देखो मोल क्या हो गया, W डिवाइडेड बाई कैपिटल M, ठीक है ना। ये वैल्यू को यहाँ रख दिया जाए। हेंस देखना ध्यान से, अगर मैं अब प्रेशर को सॉल्व कर लूं तो P इक्वल टू, देखना ध्यान से, ये क्या हो गया, स्मॉल w डिवाइडेड बाई कैपिटल M, पूरे का डिवीजन देखो कैपिटल V, और यहाँ से क्या हो गया इनटू RT। थोड़ा इसको इक्वेट किया जाए तो ये देखो W बाई V, ठीक है ना, ध्यान रखे रहना, और ये देखो M नीचे चला आएगा, इनटू क्या हो गया, देखो 1 बाई M, ठीक है ना, और इनटू देखो क्या हो गया RT। अब बहुत अच्छे से आप जानते हो वेट बाई वॉल्यूम क्या आ गया, वेट बाई वॉल्यूम डेंसिटी ना आ गई तुम्हारी। तो यहाँ से देखना ध्यान से, P इज इक्वल टू, अब क्या मिल गया देखो ध्यान से,
मिल गया डेंसिटी डिवाइडेड बाय एम, एम तो इधर डिनोमिनेटर में है, इनटू क्या हो गया आरटी। मुझे क्या बताना था, एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो डेंसिटी जो एब्सोल्यूट होती है आइडियल गैस की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये देखो क्या हो गया, P इंटू एम डिवाइडेड बाय क्या हो गया, देखो आरटी। समझ में आ गया होगा। तो डेंसिटी ऑफ गैसेस, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ गैसेस क्या होती है, प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय आरटी। आर आप जानते हैं, आर क्या है तुम्हारा आइडियल गैस कांस्टेंट, और कैपिटल टी क्या है, एब्सोल्यूट टेंपरेचर। वहां पे मैंने इसकी वैल्यू भी लिख रखी थी, तो वहां से आप इसको देख लीजिएगा। आर की वैल्यू, आर क्या है तुम्हारा, देखो आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट है, और जो टी है ये क्या है तुम्हारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है ना। और कैपिटल पी क्या है, ये भी दिख रहा होगा आपको, कैपिटल पी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस है, कैपिटल पी क्या है तुम्हारा प्रेशर ऑफ गैस है, और जो कैपिटल एम है ये क्या है तुम्हारा, देखो ये है मोलर मास ऑफ गैस। अच्छे से याद रखे रहना, मोलर मास ऑफ क्या है तुम्हारा ये गैसेस। और फार्मूला देखो ऐसे याद रखो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, पीएम डिवाइडेड बाय आरटी ना, ऐसे याद रखो, डेंसिटी रिलेटिव ऑफ गैसेस प्राइम मिनिस्टर रोते रहिए, है ना, डी इक्वल टू पी बाई एम, यानी क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर रोते रहिए। मोदी 5 साल नहीं जाने वाला, लॉकडाउन में आपको परेशान करेगा। तो ये अच्छे से फार्मूला आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम डिवाइडेड बाय क्या हो गया, आरटी, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको डेंसिटी ऑफ गैसेस में एब्सोल्यूट डेंसिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो देखिए हम लोग अब जो है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी गैसेस में क्या पढ़ना है, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। नाम है रिलेटिव तो आपको अच्छे से पता है। अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी बतानी है गैसेस का, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस भी गैस की डेंसिटी बतानी है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैसेस जो भी आपको जिस गैस की रिलेटिव बतानी है, डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों चीजें कांस्टेंट कर देना, ठीक है ना, ताकि मॉलिक्यूलर मोशन भी सेम हो जाए और कोलिजन भी सेम हो जाए। ये दो वर्ड मैंने बोला, भी ध्यान रखो। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर क्यों किया मैंने, क्या तुमसे बोले कि रिलेटिव डेंसिटी जब गैसेस है उसमें हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों लेते हैं और कांस्टेंट प्रेशर क्यों लेते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ता है, और प्रेशर है तो कोलिजन ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा प्रेशर रहेगा, इसलिए क्या है कि कांस्टेंट कर दो इसको, ठीक है ना। और फिर क्या करना है, अब हमें यहाँ पे रेफरेंस लेना है, ठीक है ना। तो रेफरेंस हम लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे रेफरेंस हम चाहे जो गैस ले लेते हैं, तो यहाँ पे रेफरेंस हम लोग फिलहाल यूज करते हैं जनरली, वो यूज करते हैं हाइड्रोजन। तो हमारे पास इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, देखना ध्यान से, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन किससे डिवाइड करेंगे, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट यही वाले कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक ना, एट कांस्टेंट, ठीक ना, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छे से ये बात आप याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। तो डेंसिटी रिलेटिव जो होती है डेंसिटी ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन जो होता है निकाल लेंगे हम लोग उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है ना। और ये देखो रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, अभी और आगे आपको बताता हूँ मैं, देखना ध्यान से। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है गैसेस की, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस इज आल्सो कॉल्ड वेपर डेंसिटी, ठीक है ना। अच्छे से दिमाग में, बहुत बार देखो आपने जो एम्पिरिकल फार्मूले में बोलता था वेपर डेंसिटी, तो एग्जैक्ट वेपर डेंसिटी ये होती है, ठीक ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस, ठीक ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस, याद रखे रहना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस आर कॉल्ड, ठीक ना, वेपर डेंसिटी। अच्छे से दिमाग में ये बैठा के रखना। वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी जिसको हम लोग लिखे थे, याद करो, कैपिटल V और D से। तो वेपर डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस आर आल्सो कॉल्ड वेपर डेंसिटी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखो जरा ध्यान से कहां है। अब हम लोग को बहुत अच्छे से पता है, इस फार्मूले को थोड़ा और इक्वेट करना चाहता हूं मैं, वेपर डेंसिटी को थोड़ा सॉल्व करना चाहता हूं मैं। तो तुम्हें अच्छे से पता है, मान लेते हैं अपने पास कोई भी अननोन गैस है और हाइड्रोजन की डेंसिटी है ही अपने पास, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, देखो जरा ध्यान से, सिंस जो भी गैस है उसका अगर मैं एब्सोल्यूट डेंसिटी लिखूं, तो आपको मैंने फार्मूला भी थोड़ी देर पहले बताया था, डेंसिटी का फार्मूला देखो क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर रोते रहिए, क्लियर हो गया। तो अगर मान लो मुझे किसी भी गैस का एब्सोल्यूट डेंसिटी बताना है, तो प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, आपका खुद ही कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये देखो मॉलिक्यूलर मास हो गया उस अननोन गैस का, ठीक है ना। एंड अगर देखो ध्यान से,
डेंसिटी अगर मैं हाइड्रोजन की लिखना चाहता हूं तो डेंसिटी हाइड्रोजन देखो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू बोलो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास किसका, हाइड्रोजन का, डिवाइडेड बाय आर इनटू क्या हो गया टी। अब देखो दोनों एक्सप्रेशन में सिंस प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैपिटल आर ये सब क्या है, कांस्टेंट है, सब चीजें कांस्टेंट हैं, तो इस वाले इक्वेशन को 1 मान लेता हूं मैं, इस वाले इक्वेशन को मैं 2 मान लेता हूं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये देखो डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, देखो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से देखते रहिएगा। अब अगर इसको और थोड़ा सॉल्व कर दिया जाए तो ये देखो क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ गैसेस में प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ठीक ना, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, देखो आरटी, और पूरे का डिवीजन देखो क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट ही है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू क्या हो गया, देखो आरटी, आरटी कैंसिल हो गया, ठीक ना, प्रेशर कैंसिल हो गया। तो आप देखो जरा ध्यान से, ठीक ना, बचा क्या, अगर देखो ध्यान से तो बचा आपके पास देखो मॉलिक्यूलर मास बचा गैस का, और डिवाइडेड बाय देखो मॉलिक्यूलर मास किसका बचा, देखो हाइड्रोजन का। और अच्छे से देखो ध्यान से, तो डेंसिटी जो गैस की आई डिवाइडेड बाय देखो क्या हो गया, देखो डेंसिटी हाइड्रोजन, तो ये देखा ना ध्यान से, ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट किसका, गैस का, और मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2, ठीक है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये जो डेंसिटी है याद करो, ये क्या है, रिलेटिव डेंसिटी है, और रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। बात समझ में आई ना, रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। तो यानी इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, दैट इज करके मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, ठीक है ना, बोलो इधर से क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, इधर देखो मॉलिक्यूलर वेट किसी भी अननोन गैस का, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 2। और अब अगर याद करो आप, तो मैं क्या बताता था तुम्हें फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। एम्पिरिकल फार्मूले के टाइम पे आपको बहुत अच्छे से सिखाया था, ठीक है ना। यही वो रिलेशन है जो आप वहां याद करते थे, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और कैसे आती है, तो ये इसका जो है प्रूफ था, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि हमें वेपर डेंसिटी बतानी है, तो रेफरेंस अगर कुछ भी नहीं बोला तब तो हम हाइड्रोजन ले लेते हैं। अब अगर यही रेफरेंस बोले कि रेफरेंस हमारा मीथेन है, तो इसको कितना कर देंगे हम लोग, 16 टाइम्स। बोलेगा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 28। क्लोरीन बोलेगा तो 71, कुछ भी रेफरेंस ले सकता हूं। तो ये जो फार्मूला है मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी, ये वैलिड होता है इसके लिए जब रेफरेंस तुम्हारा कौन सा है, हाइड्रोजन। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपसे स्कूल एग्जाम में पूछता है डिराइव द एक्सप्रेशन, ठीक है ना, डिराइव द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी। तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से इसको कर दीजिएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है तुम्हारा जो है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस। अब मैंने कुछ न्यूमेरिकल इधर लिख रखे हैं, तो ये न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी और भी आप अच्छे से सॉल्व करिएगा वीडियो को रोक करके, ठीक है ना। इसको इरेज करता हूँ अब मैं। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल को हिट करूँ, तो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल जरा ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, ओजोन है और ओजोन की डेंसिटी अपने को बतानी है, और कहाँ बतानी है, एसटीपी पे। ओजोन की डेंसिटी हमें कहाँ बतानी है, एसटीपी पे, ठीक है ना। तो अब हमें जैसे ही एसटीपी दिख जाए, पहले तो फार्मूला तुम्हें दिखना चाहिए ना भाई, ये फार्मूला क्या लगाएं, कैसे आ जाए। तो देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा है, मतलब एब्सोल्यूट डेंसिटी बतानी है। तो तुम्हें देखो अभी थोड़ी देर फार्मूला मैंने बताया था, सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर रोते रहिए, ठीक है ना, सब कुछ। अब देखना ध्यान से, जब हम लोग बात करेंगे एट एसटीपी, किसकी बात करेंगे हम लोग, एट एसटीपी। तो एसटीपी पे तुम्हें पता है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर कितना होता है, देखो 1 atm है ना, सेंटीमीटर में अगर स्केल होगी आपका मर्करी स्केल पे, तो क्या होगा, देखो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। मिलीमीटर में मेजर करेंगे तो 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी। तो ऑप्शन देख लेना किस ऑप्शन में क्वेश्चन है, नहीं तो आप एटीएम लेके सॉल्व कर दो, आसान रहता है, ठीक है ना। फिर अगला देखते हैं हम लोग, इस पे जो एसटीपी पे तुम्हारा देखना टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर कितना था याद करो, 273 केल्विन था। टेम्परेचर कितना था तुम्हारा, 273 केल्विन, और हमें यही लेके सॉल्व करना है, कैपिटल टी, ठीक है ना। और जो वॉल्यूम, अच्छा इसे डायरेक्टली जैसे मैं बोलूं कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ ओजोन गैस, ठीक है ना, और एट एसटीपी, तो
तो एसटीपी पे तुम्हें अच्छे से पता है, एसटीपी पे किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होता था, याद करो 22.4 लीटर होता था, या मिलीलीटर में क्या होता था 22400 मिलीलीटर होता था। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो अब तो सब पता चल गया ना, बस अननोन क्या है तुम्हारे लिए आर। तो आर की वैल्यू देखना ध्यान से, एक वैल्यू तो आप याद रख लो 0.0821, इसका यूनिट होता है लीटर एटीएम, ठीक है ना, मोल की पावर -1 और केल्विन की पावर -1। तो अगर तुम वॉल्यूम लीटर में रखो, प्रेशर एटीएम में रखो और टेम्परेचर अगर केल्विन में तुम रखे, तो आर की वैल्यू कितनी होती है 0.0821। अब इसको इतना याद करना आसान नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं 1/12 करके देखना, इतना ही आता है, ठीक ना। तो यानी इस वैल्यू को जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे, देखो 1/12, ठीक है ना, 1/12 अच्छे से याद रखते रहेगा। अब भाई इसके प्रॉब्लम में सब कुछ बताइए, तो सीधा सीधा सॉल्व कर दिया जाए। तो डेंसिटी हमें किसकी बतानी है, देखो ओजोन की, DO3 लिख दूं मैं। अब प्रेशर कितना ले लूं मैं 1 atm। मोलर मास ओजोन का कितना हो गया, देखो 48, ऑक्सीजन का 16, ओजोन का फार्मूला O3 है। अब तुम्हें अच्छे से पता है ऑक्सीजन क्या होता है 8 और 16, तो मोलर मास हो गया ओजोन का कितना 48। आर की वैल्यू कितनी हो गई, देखो 1/12 है ना, और इनटू क्या हो गया, देखो टेम्परेचर तुम्हारा, ठीक है ना। डेंसिटी अपने को बतानी थी, तो डेंसिटी हम लोग यहाँ से मेजर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया कितना तुम्हारा 1/12 और टेम्परेचर कितना हो गया तुम्हारा 273 केल्विन, ठीक है ना। तो यहाँ से आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी होने वाली है। एक तरीका तो ये था, ठीक है ना। एक तरीके से और हम लोग सॉल्व कर सकते थे, इसका कैसे कर लिया जाए और आसान तरीके से थोड़ा मैं बता दूं। ऐसे देखो ध्यान से, एसटीपी पे मोलर मास हमें पता है और एसटीपी पे हमें वॉल्यूम भी पता है, तो डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते थे, उससे भी आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो मान लो ये टाइप 1 करके मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है ना। ये मान लो तुम्हारा टाइप 1 है जो तुम्हें एब्सोल्यूट डेंसिटी दे देगा, ठीक है ना। एक तरीका और मैं तुम्हें सिखा दूं ताकि वो और आसान तरीका होता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये देखो टाइप 1 था, टाइप 2 देखो, ठीक है ना। ये तो सब चलेगा ही चलेगा। टाइप 2 में देख लो, टाइप 2 में क्या करना है, देखो ध्यान से, कुछ फार्मूला ही मत लगाओ, थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया जाए। इससे देखो ध्यान से, टाइप 2 इसी वाले क्वेश्चन का। तो अब देखो ध्यान से क्या रखा है, फाइंड डेंसिटी ऑफ ओजोन गैस एट एसटीपी। तो तुम्हें अच्छे से पता है, सिंस मास ऑफ ओजोन, ठीक है ना, मास ऑफ ओजोन एट एसटीपी क्या हो जाएगा, देखो 48 ग्राम, क्योंकि ये मोलर मास ऑफ ओजोन है, ठीक है ना। और देखना ध्यान से, एंड ये देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ ओजोन, वॉल्यूम ऑफ ओजोन, ठीक है ना, एट एसटीपी बोलो, तो वॉल्यूम ऑफ ओजोन एसटीपी या कोई भी हो गैस, उसका वॉल्यूम एसटीपी में कितना होता है 22.4 लीटर। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा आपने, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सारा फार्मूले की वैल्यू पता है, न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, सब वैल्यू रख दीजिए। ये हो गया 48 और वॉल्यूम हो गया देखो 22.4 लीटर। इसको डिवाइड कर दो, जो आएगा ग्राम पर लीटर में आंसर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1.428 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है ना। ग्राम पर मिलीलीटर नहीं, ग्राम पर लीटर। मिलीलीटर में करना है तो किससे डिवाइड कर देंगे, 22400 मिलीलीटर से। तो आई होप ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा समझ में आ गया होगा, बाकी दोनों आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन की बात करें, a gaseous mixture है 1 मोल ऑक्सीजन एंड 1 मोल ओजोन, फाइंड द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो तुम्हें क्या करना है, देखो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बताना है, तो उसको भी थोड़ा सॉल्व कर दिया जाए, है ना। मिक्सचर की डेंसिटी कैसे बताते हैं, आसान सा है, बस एक बार में समझ जाइए। जब भी डेंसिटी मिक्सचर बोले तो पहले आप कंटेनर बना लीजिए, ठीक ना। इस कंटेनर को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो मिक्सचर है ये। अब इसके अंदर जो जो चीजें वो लिख दिया जाए, इसके अंदर है ऑक्सीजन और इसके अंदर क्या है, देखो ओजोन, और दोनों का मिक्सचर, ये मिक्सचर कहाँ पे है ये भी लिख दिया जाए। मिक्सचर को रख दिया गया कहाँ पे, एसटीपी पे। क्लियर हो गया बात। फिर देखो ध्यान से, आपसे पूछ रखा है कि डेंसिटी बताइए और 1 मोल दे रखा है। देखो आपको दे रखा है कि 1 मोल ऑक्सीजन है और 1 मोल हमारे पास ओजोन है। तो मुझे अगर डेंसिटी बतानी है तो हमें क्या चाहिए, देखना ध्यान से, मास ऑफ मिक्सचर चाहिए अपने को, है ना। मास ऑफ मिक्सचर और डिवाइडेड बाय वो लोग क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ठीक ना, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो अब देखना ध्यान से, पहले हम लोग जो है मास निकाल लेते हैं और फिर हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो 1 मोल कुछ करने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम तो तुरंत लिख दूं मैं। अब 1 मोल का अगर वॉल्यूम देखो तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर।
1 मोल ये भी है, तो ये भी वॉल्यूम कितना हो गया 22.4 लीटर। तो जो वॉल्यूम मिक्सचर है ये कितना हो गया 22.4 प्लस 22.4 कितना हो गया तुम्हारा 40.8 लीटर। अब इसमें जरा आते हैं मास ऑफ मिक्सचर निकाला जाए। तो मास ऑफ मिक्सचर निकालना भी बहुत आसान है, आपको अच्छे से पता है। सिंस मोल इक्वल टू क्या होता है गिवन वेट, ठीक है यही ना फार्मूला, देखो गिवन वेट और डिवाइडेड बाय क्या होता है देखो मोलर मास। गिवन वेट डिवाइडेड बाय क्या हो गया देखो मोलर मास, ध्यान में रखते रहना। तो अब देखना ध्यान से, मोल तुम्हें दे रखा है ऑक्सीजन का किसके बराबर है 1 के बराबर है। गिवन वेट इसका मान लो, ठीक ना, कितना है तुम्हारा XO2 या WO2 मान लो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। अब इसका मोलर मास कितना हो गया देखो 32। तो अगर मैं वेट ऑक्सीजन यहाँ से सॉल्व कर लूं तो कितना ग्राम हो गया देखो 32 ग्राम। बात क्लियर हो गई। ऐसे ही हम लोग क्या लिख लेते हैं, ये देखना ध्यान से, मोल तुम्हें और ओजोन का दे रखा है कितना है 1 के बराबर है। तो वेट हो गया ओजोन का डिवाइडेड बाय मोलर मास, ओजोन कितना हो गया 48। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो वेट ऑफ ओजोन कितना हो गया देखो 48 ग्राम। तो अब दोनों का मिक्सचर का भी मास पता चल गया। अब मुझे क्या चाहिए देखो मास ऑफ मिक्सचर, तो ये डेटा किसके बराबर हो गया देखो, बोलो ये क्या हो गया 32 और प्लस क्या हो गया देखो 48। ऐड कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा तुम्हारा 80। सब कुछ पता है, डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, घर पे मैच कर लेना, 1.78 ग्राम पर लीटर। ठीक है ना। तो ये है आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर। बाकी और दो हैं, ये सब तुम्हारे होमवर्क है, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक की वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। आज आपकी डेंसिटी हो गई खत्म, अगली क्लास में अपन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन टर्म या तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को करेंगे। थैंक यू।